हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अब समय है आप सबकी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस पढ़ने का। साइंस में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है तीसरा, धातु और अधातु। और धातु और अधातु में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धातु जो है, धातुओं को हम निकालते हैं, ठीक है। खनिज होता है, खनिज से अपन निकालते हैं। तो आपको पता है ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा हो और क्या हो, उसे निकालना लाभकारी हो, तो वो खनिज आपके अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे अयस्कों का समृद्धीकरण। तो देखो, अयस्कों का समृद्धीकरण का मतलब ये है कि अयस्कों में से आपको धातु को निकालना है, ठीक है। अब ठीक है, निकाल तो रही है। अब आप बात ये करते हैं कि धातुओं को जब निकालते हैं तो हम देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण में हम लोगों ने धातुओं को 3 कैटेगरी में बांटा। एक तो सबसे ऊपर जो धातुएं आती है जिन्हें अपन उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं, एक बीच में आती है मध्यम अभिक्रियाशील, और एक सबसे नीचे आती है जो जिसे अपन निम्न अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों कैटेगरियों का अलग अलग निष्कर्षण पढ़ रहे थे, ठीक है। तो तीनों का हमने पहला किसका पढ़ा, जो निम्न या जो नीचे, सबसे नीचे जो धातुएं आती है उनका निष्कर्षण कैसे करता है। और आज अपन पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, देखो भाई, मध्यम में आने वाली जो धातुएं है ना, वो आपके 2 रूप में मिलेगी। एक तो आपके सल्फाइड एस्क के रूप में मिल सकती है, या फिर एक आपके कार्बोनेट एस्क के रूप में। या तो आपकी किसमें, सल्फाइड एस्क, कौन सा एस्क, सल्फाइड एस्क, और या फिर आपकी ये एक ग्रुप में मिलेगी, वो मिलेगी कार्बोनेट एस्क। किसमें, कार्बोनेट एस्क, ठीक है। कार्बोनेट मतलब CO3 एस्क, ये इनके एस्क के रूप में मिलती है, ठीक है। अब ये 2 रूप में मिलेगी, या तो सल्फर के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, या आपकी किसके साथ जुड़ी हुई मिलेगी, कार्बोनेट के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। अब देखो, बात यह है कि अगर इनसे धातु को प्राप्त करना है तो देखो, सल्फाइड एस्क से या आपका कार्बोनेट एस्क से धातु प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। किसकी बजाय, ऑक्साइड एस्क की बजाय। कौन से, ऑक्साइड एस्क की बजाय, अयस्क की बजाय ये सल्फाइड एस्क या कार्बोनेट एस्क से आपकी धातु को अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सल्फाइड एस्क को ऑक्साइड एस्क में कन्वर्ट करते हैं, और इस कार्बोनेट एस्क को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड एस्क में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सल्फाइड एस्क को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड एस्क में। देखो भाई, जैसे मान के चलो ये आपका जिंक सल्फाइड है। क्या भैया, जिंक सल्फाइड है। तो आप लोगों को क्या करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना। किसकी उपस्थिति में भैया, O2 की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना। O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति, या वायु की उपस्थिति लिख दो भैया, वायु की उपस्थिति में क्या करो, अधिक तापमान पर आप गर्म करो। अगर अधिक तापमान पर जिंक सल्फाइड को अधिक तापमान पर आप गर्म करते हो तो ये क्या बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। और आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में। ये जिंक, जो जिंक का सल्फाइड है, या जिंक का सल्फाइड है, अगर हम लोग इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका ये क्या बनता है, ये आपका जिंक का ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कहानी
कहानी समझ में आई कि हम जब सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, आप दोबारा से इस बात को ध्यान से समझना। यहाँ से आपका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो बनता है वो क्लियर होगा। क्या कि सल्फाइड एस्क को आप वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर, सल्फाइड एस्क को वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करते हो तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को या इस जो आपकी अभिक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को आपको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। क्लियर बात। भर्जन, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, भर्जन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर वो ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, इस प्रक्रिया को आप बेटा क्या कहते हो, भर्जन कहते हो। अब बात करते हैं कार्बोनेट एस्क को जब आप गर्म करते हो, कार्बोनेट एस्क को क्या करो आप, अधिक तापमान पर गर्म करो। ZnCO जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट को आप अधिक तापमान पर गर्म करोगे बेटा, गर्म करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और ये क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। CO2 क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। अब देखो जिंक का कार्बोनेट एस्क है, तो इसको क्या कहते हैं, जिंक कार्बोनेट को अपन ने क्या किया, अधिक तापमान पर गर्म किया लेकिन वायु नहीं लिया, वायु नहीं लिया। तो यहाँ पर वायु की उपस्थिति में, यहाँ सीमित वायु में, यहाँ आप किस में, सीमित वायु में गर्म करते हो। क्या करते हो बेटा, सीमित वायु में गर्म करते हो। यहाँ सीमित वायु में गर्म करते हो तो ये क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है, या ऑक्साइड एस्क बन जाता है। कहानी समझ में आई कि कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु की उपस्थिति, सीमित वायु में गर्म करने पर, सीमित वायु का मतलब वायु नहीं रखनी है, तो सीमित वायु में गर्म करने पर वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। आई बात समझ में। ये दोनों अभिक्रियाएं जो बेटा है ना संतुलित नहीं है, आप लोग इसको संतुलित करके प्रव्या अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे या कमेंट में डालेंगे या ऐप पर आप मैसेज करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों अभिक्रिया देखो, जिंक का जो सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड, इसको अगर अपन वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ऑक्साइड बन जाता है, तो ये भर्जन है। और अगर कार्बोनेट एस्क सीमित वायु में गर्म, या सीमित वायु में गर्म करते हैं, अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो ये भी ऑक्साइड एस्क बनाता है या ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इसे अपन निस्तापन कहते हैं। आई बात समझ में। चलो भैया, अब मान लो आप लोगों को क्या मिल गया, ऑक्साइड एस्क मिल गया। अब आप लोगों को क्या मिला भैया, ऑक्साइड एस्क मिल गया। अब ये ऑक्साइड एस्क है ना, ऑक्साइड एस्क मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन है। अब ऑक्साइड एस्क है आपके पास, जैसे ZnO मिला हुआ है। अब इससे आपको जिंक धातु को प्राप्त करना है तो आपको कोई क्या करना होगा, ऐसा पदार्थ लेना होगा जो क्या करे, ऑक्सीजन को हटाए। तो हम सामान्यतः लेते हैं कार्बन, कार्बन को लिया, कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाई तो जिंक तो अलग हो गया बेटा, और क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। आई बात समझ में। जब हम लोगों ने क्या किया, जिंक ऑक्साइड था तो उसका हमने क्या किया, C यानी कि कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाई तो जिंक अलग हो गया, जिंक धातु मिल गई आप लोगों को और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो हमको क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं अपसयन। अपसयन, अपसयन, अपसयन का मतलब बताओ बेटा। अप का मतलब ऊपर, आदमी ऊपर कब जाता, ऑक्सीजन की कमी होने पर। ऑक्सीजन की कमी, जिंक के अंदर से ऑक्सीजन की कमी हुई ना, यहाँ एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई।
अच्छा, कमी कर रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी करता है उसे अपसायक बोलते हैं। तो ये सी ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, इसे अपन अपसायक बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? अपसायक। तो ये अपसायन क्या है? किसी बढ़िया जैसे कार्बन जैसे अपसायक की उपस्थिति का प्रयोग करके अपन धातु ऑक्साइड से क्या प्राप्त करते हैं भैया? धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को समझ में आ गई धातु कैसे प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये कार्बन क्या है? कार्बन कुछ नहीं है, कार्बन कोयला है। कार्बन क्या है? कोयला है। और क्या है? कार्बन क्या है? कोयला। कार्बन क्या है आपकी? कोयला है। ठीक है। अब आप एक बात यहां तक समझ में आ गई। अब दूसरी बात यह है कि क्या आप लोगों को यहां से ऑक्सीजन को हटाने के लिए आपको कार्बन या कोयला ही लेना है क्या? तो नहीं। तो हम लोग इसके लिए कुछ चीजें और ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं बेटा। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही है ना? क्लास को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। आपके सारे के सारे दोस्त है ना, उनको सभी को शेयर करो ताकि वो भी पढ़े और क्या करे? अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। अपने माँ बाप का नाम क्या करे भैया? रोशन करे। ठीक है ना? चलो भाई, अब देखो बात ये है, बात क्या है कि अगर हम लोग ये बात करें कि ऑक्साइड अयस्क हमको प्राप्त हुआ तो एक अपसायक की ही जरूरत होती है क्या? तो नहीं। तो हम इसमें कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अधिक अभिक्रियाशील है। मान लो कोई भी धातु का ऑक्साइड है, ऑक्साइड है। अगर मैं मान लो कोई भी है, ठीक है, मान लो आप कोई भी एक MnO2 है। ये अगर Mn से अधिक अभिक्रियाशील तत्व ला करके इसके साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो आपको पता है क्या? याद करो विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा? ये Mn को अधिक अभिक्रियाशील तत्व हटा देगा। जैसे Mn की अभिक्रिया अगर हम लोग किसके साथ करवाते हैं? एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं। एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो आपको पता है बेटा Mn से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? Al, यानी कि एल्यूमिनियम है। तो भैया ये एल्यूमिनियम इसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास आएगा, तो ये दोनों लोग जुड़े पड़े हैं। कौन कौन? Mn और O2, ये आपस में दोस्ती है। तो ये L आएगा, इस Mn को कहेगा हट जा, तो ये इसको क्या कहेगा? हट जा, आंखें दिखाएगा। तो ये अभी अधिक अभिक्रियाशील है तो ये हट जाएगा। तो आपका इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। और आपकी कौन अलग हो जाएगी? ये अलग हो जाएगा, मैग्नीज अलग हो जाएगा। आई बात समझ आए? तो ये आपकी धातु अलग होगी ना, हमको इससे ही तो अलग करना था, इस ऑक्सीजन को हटाना था और ये मैग्नीज धातु को अलग करना था। ये हो गई ना अलग। अच्छा, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है बेटा, आप लोग संतुलित करोगे। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ गई क्या? कि अगर मान लो अधिक अभिक्रियाशील जैसे सोडियम है या एल्यूमिनियम है ना, सोडियम है या एल्यूमिनियम है या आपका कैल्शियम है, ये जो धातुएं है ना, ये क्या करती है? ये जो वहां पर कम अभिक्रियाशील धातु होती है ना, उसको विस्थापित कर देती है। यहाँ पर की नहीं की, उसको क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, जिससे जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है ना? अच्छा देखो एक और अभिक्रिया, जैसे मान लो ये लोहा है, Fe2O3, अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएं? एल्यूमिनियम के साथ करवाएं। एल्यूमिनियम के साथ करवाएं तो आपका क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा लोहा अलग हो जाएगा। अच्छा, ये लोहा अलग हो जाएगा और ये एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? Al2O3 बनाएगा, Al2O3 बना देगा। आई बात समझ में? अच्छा, जो ये अभिक्रियाएं जो बेटा होती है ना, ये बहुत उष्मासेपी होती है। उष्मासेपी का मतलब क्या करती है? ये उष्मा रिलीज करती है, उष्मा बनाएगी। तो ये भी क्या बनाएगी? उष्मा रिलीज करेगी, उष्मा रिलीज करती है। अच्छा, उष्मा रिलीज बहुत ज्यादा करती है, इसलिए ये जो धातुएं मिलती है ना, ये जो धातुएं मिल रही है ना, ये गलित अवस्था में प्राप्त होती है। कैसी अवस्था में? गलित, यानी कि लिक्विड अवस्था में। इसलिए यहाँ पर L लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? L, इसलिए यहाँ पर ये L लिखते हैं। मतलब ये
लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती है। अच्छा, यह अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है, तो इसको आप संतुलित कर दोगे क्या? संतुलित कर दोगे भैया? यहाँ O3 है, यहाँ पर O3 है, बराबर है एल्यूमिनियम, यहाँ पर F2 है तो यहाँ पर F2 कर दो, और एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 कर दो। अभिक्रिया तो संतुलित हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये क्या अत्यधिक उष्मा सेपी है। इसका मतलब उष्मा बहुत ज्यादा बाहर निकल रही है। अब उष्मा बहुत ज्यादा बेटा बाहर निकल रही है ना, इसलिए जो धातु आपको मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी भैया? गलित अवस्था में मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा बेटा, अब ये जो अभिक्रिया हुई है ना, इस अभिक्रिया को ध्यान रखना बेटा, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया बोलते। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया बोलते बेटा, थर्मिट अभिक्रिया बोलते, ठीक है ना। अगर तुम लोग से पूछे थर्मिट अभिक्रिया क्या, तो थर्मिट अभिक्रिया क्या, ये क्या? आयरन ऑक्साइड, इसका नाम क्या? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया जब आप एल्यूमिनियम से करवाते हो तो क्या बनता है? लोहा अलग होता है। तो क्या होता है? लोहा अलग होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को आप थर्मिट अभिक्रिया बोलते हो। और इसका उपयोग ध्यान रखना, इसका उपयोग रेल की पटरियों और मशीन के दरारों को, मशीनों के पुर्जों की दरारों, ध्यान रखना, रेल की पटरियां, इसका उपयोग करते हैं। रेल की पटरी या मशीन के पुर्जे मतलब पार्ट, मशीन के पार्ट कोई भी है ना, इनके बीच में होती है दरारें। इसके बीच में मान लो दरारें हो जाती है ना, तो दरारें जोड़ने में करते हैं, दरारें जोड़ने में करते हैं। आई बात समझ में? ये बात समझो कि इनका उपयोग कहाँ करते हैं? मशीन के पुर्जे या पटरियां होती है ना, रेल की पटरियां, ध्यान रखना, रेल की पटरियों के जो अंदर बीच में अगर कहीं दरारें आ जाती है तो कौन सी अभिक्रिया का उपयोग करते हैं? थर्मिट अभिक्रिया का। ये जो लोहा होता है ना, एकदम गलित अवस्था में बाहर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये अभिक्रिया करते हैं तो उसमें बाहर निकलती है, इतनी, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये बातें हैं मध्यम या मध्य जो सक्रियता श्रेणी है उसके मध्य में आने वाली धातुओं के निष्कर्षण की, ठीक है ना। दो तरीकों में पाई जाएगी, या तो सल्फाइड एस्क होगा या फिर कौन सा एस्क होगा? कार्बोनेट एस्क होगा। इन दोनों को किस एस्क में बदलना है? आपको ऑक्साइड एस्क में बदलना है। ऑक्साइड एस्क से आपको अपशयन करवा के क्या धातु मिल जाएगी? अपशयन किस, अपसाय कौन होता है? कार्बन या कोयला। लेकिन सिर्फ कोयला का उपयोग करो, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का उपयोग, जैसे आपका सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, इनका उपयोग करके आप क्या करो? विस्थापन अभिक्रिया करवाओ, इससे ये आपकी धातु शुद्ध प्राप्त हो जाती है। आई बात समझ में? चलिए बेटा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे अलग करना है। तो अभी इसी क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, जाते जाते शेयर करके जाओ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।